गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक बच्चे ने शिवम कुमार ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया कि सर मुझे मोशन क्लास 9th का जो है चैप्टर नहीं समझ में आता है, कृपया करके उस वीडियो को बनाइए ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इस चैनल का, मेरे चैनल का मेन मोटिव यही है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो मैं इस वीडियो में क्लास 9th का मोशन जो चैप्टर है उस चैप्टर को बारीकियों से समझाने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आप पेन और कॉपी को लेकर बैठे होंगे, क्योंकि जब तक पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो नोट कौन करेगा। अब बार बार आप किसी वीडियो को देखेंगे तो जब तक पूरा वीडियो देखेंगे तब ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे अच्छा है कि जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाता चलूँगा उसको आप नोट करते जाइएगा। क्लियर है? तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल पे अगर हम नए हैं तो जो लाल बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कीजिए, और फिर 3 गो घंटी दिख रहा होगा तो उस घंटी में जो है ऑल वाला उसको बटन को टिप दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिना देर किए हुए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो आइए बच्चों, मोशन के बारे में जानते हैं, जो हमारे ज़िंदगी के डेली रूटीन में जो है हम कभी ना कभी चलते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, कभी सीधे गति करते हैं, कभी गोल गति करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो इस तरह की गति को आखिर हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि आखिर यह कौन कौन सा मोशन है। तो हमारे डेली ज़िंदगी में जो है हम तरह तरह के गति करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम कौन सा गति कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि हमको तो चलने से ना मतलब है, हम ही देखेंगे कि हम गोले गति घूम रहे हैं कि दोलन गति घूम रहे हैं, इस सबको तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास 9th में हैं तो हमेशा जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको कम से कम जानना है। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलो बारीकी से समझेंगे, अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि गति यानी मोशन होता क्या है। मोशन एक प्रकार की दूरी को तय करने का एक तरीका है। जब तक आप गति नहीं करेंगे, जब तक आप मोशन में नहीं रहेंगे, तब किसी दूरी को तय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम आपके पास आ गए, तो आपके पास आ गए हैं तो मैं कुछ पीछे से कुछ दूरी तय किया हूँ, तभी तो, यानी गति करते हुए कुछ दूरी तय किया हूँ। तो गति एक प्रकार का दूरी तय करने का तरीका है, और गति एक प्रकार का दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं गति में हो कि नहीं हूँ, लेकिन जब अगला आदमी हमें बोलेगा कि आप इतने गति के स्पीड से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, आप गति कर रहे हैं, तब मुझे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे होते हैं, तो जब आपकी ट्रेन गति में होती है और जब बाहर के आदमी को देखेंगे तो जैसे लगेगा, बाहर का आदमी देखिए, चाहे पेड़ को देखेंगे, पेड़ भी साथ साथ में गति करते रहता है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से वो पेड़ क्या है, गति में है, लेकिन क्या वहाँ पर जाने पर वो पेड़ गति में है? नहीं ना है। तो गति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। आपके हिसाब से मैं जो रुका हुआ हूँ, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगा रहती है। तो जब हम पृथ्वी से किसी चीज़ को देखेंगे तो उस अवस्था में मैं तो गति में हूँ। तो हमेशा गति जो होता है वो एक प्रकार का दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, हमारे आसपास की चीज़ों को देखते होंगे, 2 ही अवस्था में होती हैं, एक तो विराम की अवस्था में और दूसरा गति की अवस्था में। तो सर ये विराम क्या होता है? तो विराम कहने का मतलब, परिभाषा को पहले समझने से पहले एक बात को ध्यान में रखिए। परिभाषा विराम का क्या होता है? विराम का मतलब कि जब कोई वस्तु समय के साथ बदलती हो। जैसे मान लीजिए कि हम रुके हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, समय तो चल रहा है, तो जो समय के साथ नहीं चलेगा वो विराम कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि अभी हम रुके हुए तो हम विराम में हैं, लेकिन देखिए समय भी चल रहा है और मैं भी चल रहा हूं, तो इसको बोलते हैं गति। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि विराम की गति क्या होती है, रेस्ट किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा लिखना एग्जाम में, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी जब आप रुके रहेंगे, समय चल रहा है लेकिन आप गति में नहीं है, तो उस अवस्था को कहा जाता है वह वस्तु विराम में है। क्लियर है? जब वस्तु समय के साथ नहीं बदलेगा वो वस्तु विराम में है। इतना बात क्लियर हुआ। दूसरा अवस्था देखेंगे वस्तु की कि वह गति में है, यानी जो वस्तु, देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता रहता है,
यानी हम दौड़ रहे हैं, समय भी चल रहा है और हम भी गति में हैं, तो इस अवस्था को हम बोलेंगे गति में, यानी वो वस्तु क्या है, गति में है। तो ये बातें समझ में आ गई। विराम और गति क्या होता है, जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो विराम कहलाएगा, और जो समय के साथ बदलता रहता है वह वस्तु गति कहलाएगा। क्लियर है। हमेशा गति जो है किसी भी दूरी को तय करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। इतनी बात समझ में आती है। और दूसरी बात समझिए, गति और विराम एक दूसरे के रिलेटिव होता है। जैसा इस पॉइंट को याद रखिएगा, गति और विराम दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव कहने का मतलब, फिर से मैं वो एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं तो बाहर से कोई व्यक्ति आपको देखेगा और आप जो है बाहर वाले व्यक्ति को देखेंगे, भले वो व्यक्ति रुका हुआ हो लेकिन आपको वो दिखाई देगा गति में। ठीक है, यानी वो विराम में है लेकिन मुझे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति मेरे साथ वो भी गति में है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो गति और विराम जो होता है वो एक दूसरे के रिलेटिव होता है। ये बात पॉइंट में याद रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि गति के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ मोशन कितने होते हैं। ठीक है, गति के जो प्रकार होते हैं, एक होता है रैखिक गति। इन सभी गति के बारे में मैं आपको डीप में बताऊंगा, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। एक गति होता है रैखिक गति, दूसरा गति होता है वृत्तीय गति, तीसरा गति होता है दोलन गति और चौथा गति होता है आवर्त गति। ये जो गति आप देख रहे हैं, इसमें से जो कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको बेसिक से समझ जाते हैं कि रैखिक गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, दोलन गति क्या है और आवर्त गति क्या है। ठीक है, अब आइए चलते हैं इस जो गति के प्रकार है उसको अच्छे से समझते हैं। चलते हैं हम गति के प्रकार यानी टाइप ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उम्मीद करूँगा कि मैं जो भी बातें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो 100% आपके पास पहुँचे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं गति के प्रकार। तो गति के प्रकार मैंने बताया था, सबसे पहले गति का जो प्रकार होता है वो एक प्रकार का रैखिक गति है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। ये क्या होता है, तो इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। तो आप कहेंगे क्या ये सर बोले हैं, तो आप समझिए, जब कोई वस्तु या तो सीधे चले या वो इस आकार में चले, ऐसे चले, वक्र में, कर्व में चले, तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं रैखिक गति, जिसमें वस्तु जो है सीधी रेखा में चलती हो या वक्र रेखा में चलती हो, तो इस प्रकार की गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि बंदूक से जब छोड़ा जाता है तो बंदूक की गोली जब निकलती है बंदूक से तो पहले वो सीधे जाती है, देखिए ऐसे जाती है, फिर वो लास्ट में ऐसे हो जाती है। क्लियर है। तो जो बंदूक से छोड़ी गई गोली है वो एक प्रकार का रैखिक गति है। तो अक्सर आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि रैखिक गति के उदाहरण दीजिए, तो आप बंदूक से जो निकली गोली जो है वो एक प्रकार का रैखिक गति है, इस बात को समझ जाइएगा। यानी एक तरफ से तो सीधे जाएगी या हो सके वो इस आकार में नीचे गिरेगी। जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल को मारते हैं, तो फुटबॉल क्या है कि जैसे ये मान लीजिए फुटबॉल है, तो ये फुटबॉल को जब यहाँ से किक करते हैं तो फुटबॉल ऐसे जाता है और फिर वो ऐसे हो जाता है। तो इस प्रकार की गति को ही हम लोग रैखिक गति बोलते हैं। इतना बात समझ में आया। दूसरा गति देखिए, वृत्तीय गति क्या होता है, यानी सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, यानी कोई वृत्ताकार मार्ग होगा। जैसे फील्ड में आप देखे होंगे, ओलंपिक देखे होंगे, तो वो पूरा एक वृत्ताकार मार्ग में जो प्लेयर जो है वो दौड़ लगाते हैं। तो जो वृत्ताकार मार्ग में जो दौड़ेगा तो उस प्रकार की गति को बोलेंगे वृत्तीय गति। एग्जाम्पल में समझिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, गति करते रहती है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य तो अपने जगह पे है, इसके चारों तरफ जो है ग्रह हैं वो क्या करती हैं, गति करते रहती हैं। तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आपको धीरे धीरे हर वो मोशन समझ में आएगा कि अगर आप अपने निजी जिंदगी में जब गोला में दौड़ेंगे, फील्ड में दौड़ेंगे गोले में, तो वो कौन सी गति हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। यानी आप जब किसी फुटबॉल को मारेंगे तो वो एक प्रकार का कर्व में जब गिरेगा तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, रैखिक गति कहते हैं। दोनों गति आपको समझ में आया, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तीसरा गति देखिए, तीसरा हमें पढ़ना है दोलन गति। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, दोलन गति। अब ये दोलन गति क्या होता है, तो देखिए इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के
आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। एग्जाम्पल समझिए, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन का जो वो सुई रहता है वो ऊपर नीचे गति करता है। देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे। तो इस प्रकार की ही गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं। या कोई गति आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जैसे घड़ी में पेंडुलम देखे होंगे तो वो ऐसे 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 ऐसे। तो इस प्रकार की गति को, यानी आगे पीछे हो या ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो या ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो या ऊपर नीचे हो, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? दोलनी गति कहेंगे। एग्जाम्पल में समझिएगा, झूले की भी गति, झूला का भी गति क्या होता है? कभी कोई ऐसे लेके जाता है फिर छोड़ देता है, गति ऐसे आता है फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है फिर ऐसे आता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलेंगे दोलन गति। ये बात आपको समझ में आई? अब आइए, लास्ट गति जो है हमारा आवर्त गति, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोल देंगे पेरियोडिक मोशन। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आवर्त गति होता क्या है। तो आवर्त गति समझिए, इसमें वस्तु जो है अपनी गति को एक समय के निश्चित अंतराल कहने का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये कोई पॉइंट है, इससे हम क्या कीजिए, एक लोहा को टांग दिए। इस लोहा को टांगने के बाद ये लोहा को इस बार पकड़ के इधर लेके आए और यहाँ से जो है छोड़ देते हैं। तो एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा। तो इस प्रकार की ही गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल, यानी यहाँ से जाए और फिर वापस उसी समय में यहाँ आ जाए, फिर यहाँ जाने में समय लगा उतने समय में यहाँ आए। एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो गति ऊपर नीचे होगी, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, गया आया गया आया गया आया। तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलेंगे आवर्त गति। तो ये चारों गति आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बेहतरीन तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको हर प्रकार का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाता चलूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से समझते हैं कुछ गति के जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, क्योंकि जब तक इन छोटे छोटे पॉइंट को आप नहीं समझेंगे तब तक आपका जो गति का जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो आइए और चीज़ें जानते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूरी, आखिर दूरी होता क्या है, डिस्टेंस होता क्या है। सब लोग जानते हैं, बोलते हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बोलते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए कि हम पटना से अगर हमको जाना है हाजीपुर, तो कुछ दूरी तय करेंगे। आखिर उसकी परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी ए है, ठीक है, और उसको यहाँ तक जाना है, तो क्या करेगा? पहले इतनी दूरी तय करेगा। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर वो इस रास्ता को पकड़ेगा, 6 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर वो इसी तरह 3 किलोमीटर, फिर इसी तरह 2 किलोमीटर, फिर इसी तरह 5 किलोमीटर। तो आखिर वो जो व्यक्ति जो दूरी तय कर रहा है वो टोटल कितनी दूरी तय किया, कुल कितनी पथ की लंबाई को दूरी उसने तय किया है। तो देखिएगा, तो 5, देखिए इतना दूरी तय किया, कुल पथ की लंबाई इतना कितनी है? देखिए कुल इतनी पथ की लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर, फिर इतना कितना है? 6 का, देखिए 6 + 3 + 2 + 5। तो आपको इसको जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 11, 3 = 14, 14 × 2 = 16, 5 = 21, यानी टोटल जो है वो कुल पथ की जो लंबाई हो गई वो कितने किलोमीटर हो गई? 21 किलोमीटर। यानी जब किसी कुल पथ की लंबाई जब तय करेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। किसी खास समय में, ऐसे नहीं कि टाइम चल रहे ही ना, किसी खास समय में कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख लिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए, देखिए ब्लैक से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर देखिए इसको मिटाते हैं। पहले दूरी निकालना सीख लीजिए बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ जाने में 8 किलोमीटर मान लीजिए कि चला वो। तो कुल पथ चला, देखिए कुल पथ यही है, इतना प्लस इतना, तो 5 + 8 टोटल कितना किलोमीटर चला? 13 किलोमीटर। यही कुल पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति जितनी पथ की लंबाई की दूरी क्या करेगा? तय करेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी? कुल दूरी को ही हम लोग को, देखिए कुल पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। बात समझ में आ गया?
अब आइए समझते हैं कि कुछ दूरी के कुछ कुछ पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दूरी एक प्रकार का, दूरी का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? दूरी को हमेशा जो है हम मीटर में नापते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है, तो वो क्या है? मीटर है, जिसे हम स्मॉल एम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एसआई मात्रक क्या है? तो एक प्रकार का स्टैंडर्ड पद्धति है जिससे जो है एक समझिए कि मात्रक का मतलब होता है किसी चीज को मापने की एक पद्धति है। तो हमेशा दूरी को जो है हम मीटर में नापते हैं। क्लियर है? दूसरा बात समझिए, दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है। अब ये अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ हिंट समझ जाइए। देखिए जैसे मैंने लिख दिया 2 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 2 किलोमीटर पूरब, 2 किलोमीटर पूरब। तो देखिए सदिश और अदिश में अंतर क्या है? देखिए इसमें देखिए 2 किलोमीटर ये क्या हो गया? ये केवल संख्या को बता रहा है। तो जो संख्या को बताएगा केवल परिमाण को बताएगा। परिमाण का मतलब होता है संख्या, जिसे देखिए इसमें 2 है, यही परिमाण हो गया। क्या हो गया? 2 क्या है? ये परिमाण है। तो अदिश राशि क्या है? वो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। जैसे केवल हम दूरी को 2 किलोमीटर लिखते हैं, केवल क्या लिखते हैं? कभी अभी बोले हैं क्या कि कोई अगर आपके पिताजी अगर कहीं जा रहे हो फिर आ गए, आपके पिताजी आपसे कहते हैं क्या कि हम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर गए थे? कभी नहीं बोलते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि हम 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूरी तय करके आए। कभी भी उसमें दिशा का ज्ञान, दिशा को जो है कभी भी नहीं जोड़ते हैं। क्लियर है? तो जिसमें दिशा नहीं होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा, केवल परिमाण होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। और जिसमें देखिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझा? अदिश और सदिश क्या है? तो अदिश में केवल परिमाण होगा। आपके दिमाग में, जहन में घुस रहा होगा कि ये अदिश होता क्या है, तो याद रखिएगा अदिश में केवल, देखिए अदिश होता क्या है? तो अदिश केवल परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है वो बातें समझिए। परिमाण में केवल संख्यात्मक मान को हम लोग परिमाण कहते हैं। तो दूरी को हमेशा जो हम 2 किलोमीटर कहते हैं, 3 किलोमीटर कहते हैं। कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि 2 किलोमीटर पूरब की ओर, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, कभी कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। तो जिसमें केवल परिमाण होगा, जिसमें केवल परिमाण होगा, जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो इस प्रकार की दूरी को हम लोग बोलेंगे अदिश राशि। ठीक है? जिसमें केवल परिमाण होगा उसको क्या बोलेंगे? अदिश। और जिसमें परिमाण के साथ साथ देखिए पूरब, दक्षिण, पश्चिम ये सब लगा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सदिश राशि। क्लियर है? दूरी समझ में आ गया? कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई आदमी यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, टोटल कितना चला? तो टोटल 13 किलोमीटर चला। इतना बात समझ में आ गया? और दूरी का मात्रक हमेशा मीटर में होता है। एसआई मात्रक एक स्टैंडर्ड पद्धति है जिसको मापने का एक तरीका है। दूरी को हमेशा मीटर में नापते हैं। देखें दूसरी बात क्या है? दूरी एक प्रकार क्या है? अदिश राशि। अदिश और सदिश आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो मैं इसको पूरा अच्छे से अभी बताऊंगा। अभी टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा है, पूरे बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ये आप विश्वास बनाए रखिए। अब आइए समझते हैं विस्थापन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। विस्थापन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विस्थापन क्या है? दूरी का ही समझ लीजिए कि एक छोटा सा पार्ट है। यानी अगर आप कुल दूरी चले हैं तो उसका शॉर्टकट तरीका, जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल है, जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल है, तो एक तरीका होगा ये रोड होगा, एक तरीका ये रोड होगा, और आपका घर यहाँ होगा, तो आप ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो ये तो कुल पथ चल गए। तो ये कुल पथ चलेंगे तो इसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। लेकिन दूरी का शॉर्टकट तरीका तो हम कहेंगे सर हम ऐसे चले, तो इस प्रकार की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है? क्या कहेंगे? विस्थापन। यानी दूरी का शॉर्टकट तरीका, यही ना होता है शॉर्टकट तरीका। अगर हमको कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक रोड एकदम सीधे चल जाता है, और एक वो रोड क्या होता है? खेत गली होते होते जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जो दूरी का शॉर्टकट तरीका होता है वही विस्थापन कहलाता है। इसका परिभाषा क्या है? देखिए न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को देखिए विस्थापन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए जो है, देखिए ए से बी तक जाना है, तो कोई व्यक्ति ऐसे दूरी तय किया, ये देखिए टोटल दूरी क्या, तो इतने दूरी तय किया। लेकिन इस दूरी को शॉर्टकट तरीका क्या है? तो चुपचाप ऐसे सीधे निकल जाएंगे, जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गया? दूसरा बात समझिए, तो विस्थापन का एसआई जो मात्रक होता है वो मीटरे होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटरे होता है। क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये दूरी को तय कर रहा है। एक छोटे से दूरी को तय कर रहा है और एक लंबे दूरी को तय कर रहा है। तो दोनों का, चाहे वो मीटर दूरी हो चाहे वो विस्थापन हो, दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है। लेकिन विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। कैसे? अगर हम आपको कह दिए कि 2 किलोमीटर पूरब, 2 किलोमीटर
पूर्व। तो देखिए ये 2 किलोमीटर क्या है, तो ये परिमाण है, संख्यात्मक मान को हम लोग परिमाण कहते हैं, और ये क्या है, दिशा है। तो देखिए जिस दूरी में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। लेकिन केवल किसी देखिए केवल परिमाण हो, जैसे यहाँ दूरी में देखिए केवल 2 किलोमीटर, ये केवल परिमाण है, तो जिसमें परिमाण होगा वो केवल क्या कहलाएगा, अदिश राशि। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे सदिश राशि। इतना बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूरी होता है और विस्थापन होता है उसका अनुपात हमेशा या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से बराबर होगा। याद रखिएगा, जो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इस पॉइंट को बहुत ही बार पूछा गया है, तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। और आइए समझते हैं कि दूरी को कैसे निकाला जाता है, विस्थापन को कैसे निकाला जाता है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। विस्थापन को कैसे निकाला जाता है और दूरी को कैसे निकाला जाता है, तो उस बात को समझते हैं। और कौन कौन से पॉइंट विस्थापन के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारी बातों को अभी क्लियर करूंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, कुछ फिगर के माध्यम से मैं आपको दूरी निकालने का और विस्थापन निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, बस ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से जो है चलना शुरू करता है, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल पथ की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। फिर वो यहाँ से यहाँ तक चलता है, 4 मीटर हो गया। फिर वो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, फिर वो यहाँ तक, यानी टोटल जो दूरी चला वो कितना चला, तो आप सभी दूरी को जो है ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए 3 और 4 7, 7 3 10 और 10 4 14। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। देखिए 3 + 4 + 3 + 4, टोटल पथ की जो लंबाई हो गई कितनी हो गई, तो देखिए 3 और 4 7 3 10 10 4 14, यानी टोटल लंबाई कितना है, तो 14 मीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि विस्थापन कितना है, तो विस्थापन का मैंने बताया था कि दूरी का शॉर्टकट तरीका। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को यहाँ जाना है, तो अगर ऐसे जा रहा है तो ये तो दूरी तय कर रहा है ना, तो विस्थापन शॉर्टकट तरीका, तो कहेंगे कि सर इसको ऐसे तो पहुँचा सकते हैं, ऐसे पहुँचा देंगे तो इसकी लंबाई हमको निकालना होगा। तो इसकी लंबाई कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 16 और आधार का स्क्वायर 9, और 9 और 16 कितना होगा, 25, अंडर रूट में आएगा तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना, 5, तो यहाँ से भी यहाँ तक विस्थापन कितना, 5। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई व्यक्ति इतनी इतनी दूरी तय कर रही है तो उसका विस्थापन कितना होगा, तो इसका मान निकाल लीजिएगा इसका, क्योंकि यही तो शॉर्टकट तरीका है। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। क्लियर हुआ, विस्थापन निकालने आ रहा है। और एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो वृत्ताकार पथ पर यहाँ से दौड़ना शुरू किया, अब वहाँ से दौड़ते 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 यहाँ आकर रुक गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसकी दूरी कितनी हुई, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी पथ की लंबाई को जब दूरी तय करता है तो परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि। अब परिधि कितना होता है, 2πr, यही ना होता है। पूरे अगर दूरी को तय किया, यानी यहाँ था और फिर वहीं आ गया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2πr। लेकिन वो कितना, आधा ही दूरी तय कर रहा है। देखिए आधा ही दूरी तय कर रहा है, तो आधा दूरी क्या करेगा, तो बटा 2 कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कटेगा, और देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। यानी व्यक्ति जो है वो आधा दूरी 2π मीटर दूरी क्या किया है, वो तय किया। इतना बात समझ में, दूरी तो निकालने आ गया। लेकिन अगर आपसे विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन का मतलब शॉर्टकट तरीका, यानी यहाँ से अगर कोई व्यक्ति ये दूरी तय कर यहाँ आ गया तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका शॉर्टकट तरीका यही तो होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी तो 2 ही होगा, तो टोटल विस्थापन कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से आप दूरी और विस्थापन को निकाल लेंगे। इतना बात समझ में आया। और आइए एग्जाम्पल, एक और तरीका समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ए है और वो बी दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक गया 10 मीटर, और फिर वो वापस आ गया 10 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी होगी, तो 10 10 कितना, 20 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन फंसेगा, यहाँ पर विस्थापन हम कहेंगे 0 होगा। तो आप कहेंगे ये क्या सर, इसमें तो आप कहे थे कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा शॉर्टकट तरीका का, तो उसका तो 4 हो जाएगा, लेकिन आप इसमें विस्थापन कैसे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को बेहतर तरीके से समझिएगा। देखिए जब ये ए आदमी बी से गया और फिर बी से पुनः अपने स्थान पर वापस आ गया, तो टोटल दूरी तो 20 हो गया, लेकिन उसका विस्थापन 0 हो गया। फिजिक्स में क्या कहता है, जो फिजिक्स को बनाया है वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है,
ये 2 पॉइंट है। ये यहाँ इस बिंदु से ए चलना शुरू किया, यहाँ गया, अब पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाएगा। तो इसका तो दूरी तो ऐड कर देंगे, यहाँ से जाने में मान लीजिए 2 मीटर, आने में 2 मीटर, तो टोटल तो 4 मीटर हो गया। लेकिन जब ये गया और फिर अपने स्थान पर वापस आ गया तो वहाँ फिजिक्स कहता है कि आपका जो टोटल विस्थापन हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आया विस्थापन क्या है, कब कब शून्य होता है, उस बात को भी समझ जाइए, उस बात को भी समझ जाइए विस्थापन कब शून्य होता है। देखिए विस्थापन कब शून्य होगा, जब आप कहीं से चले और फिर वहीं वापस लौट आए। यानी जैसे हम गए, जैसे मान लीजिए कि हम आपके पास आ रहे हैं और फिर वापस अपने जगह पे आ गए, तो हमारा दूरी तो जाने में लगा और फिर आने में लगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, जब लौट कर आएंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पहला कंडीशन। जब आप वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे, तो वृत्ताकार पथ पर जब आप गति करेंगे, जब आप वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे तो यहाँ से चलना शुरू किया फिर यहीं आ गए, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ पर गति करना। वृत्ताकार पथ पर जब आप गति करेंगे तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, यानी जिस बिंदु से चले हैं पुनः उस बिंदु पर वापस लौट आएंगे तो आपका विस्थापन शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी को क्या करना है, पूरा को ऐड कर देना है। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि वृत्ताकार, जैसे मान लीजिए कि विरामावस्था, दूसरा होगा विरामावस्था। देखिए विरामावस्था जब बताइए आप चलना ही शुरू नहीं किए, जैसे हम यहीं पे रुक गए तो हमारा दूरी भी शून्य हो जाएगा और विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। तो दूरी तो आप समझ गए, सभी को ऐड कर देना है। तो अगर हम नहीं चलेंगे तो दूरी हमारा क्या होगा, आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, अगर हम चले ही ना तो विस्थापन शून्य, दूरी शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ गए। विस्थापन कब शून्य शून्य होगा, जब आप गए और पुनः वापस अपने स्थान पर आ गए, तो फिजिक्स के भाषा में विस्थापन हमारा शून्य हो जाएगा। यानी कहीं जाकर फिर वापस लौट आना उसी स्थान पर, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति दौड़ना शुरू कर दिया और ऐसे दौड़ते 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 अपने जगह पे आ गया, तो टोटल दूरी तो तय किया, तो टोटल दूरी को तो मैंने निकालना सिखा दिया इस विधि से। लेकिन जब आपसे विस्थापन पूछेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्थापन, यानी जिस जगह से गया उसी जगह पे वापस आ गया, तो उसका विस्थापन हो जाएगा शून्य। ये बात समझ में आई? इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे पॉइंट में जो है मैं बताता रहूंगा। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा। पहले देखिए, इतना बात तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सब सारी बातें आपके बेसिक को कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करेगा। और उम्मीद करेंगे कि मैं जितना भी बातें आपको बताऊंगा आपको जो है समझ में आएगा, और जितने भी अभी टॉपिक बचे हुए मैं उसको अगले वीडियो में और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।